हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, डीएलएड उत्तर प्रदेश में जो आपका ऐसे अभ्यर्थी जिसका एक सेमेस्टर में 3 बार बैक हो चुका है, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे 7 से लेकर 12 के बीच में आप लोगों के ऐसे अभ्यर्थी जो फ्रेश हैं, जैसे आपका 2022 बैच का सेकंड सेमेस्टर और 2021 बैच फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो उनका पोर्टल है ओपन हो चुका है। आप सभी ने लगभग आज तक अपने कॉलेज में जाके सभी लोगों ने संपर्क कर लिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने कॉलेज में जाके संपर्क नहीं किया है, चाहे आप प्रतिवेदन वाले बच्चे हो या फिर याची बने हो या फिर आपका फ्रेश एग्ज़ाम है, आप सभी अपने कॉलेज में एक बार जा कर के ज़रूर कन्फर्म कर ले और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है फिलअप कर ले। जैसे कि आप सभी जानते हो, डीएलएड के ऐसे अभ्यर्थी जिसका प्रतिवेदन या याची बने हुए हैं, उनमें से किसी का भी 4 चांस नहीं दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि आपको कोर्ट से राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि आप लोगों को 2023 की आगामी परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका दे दिया जाए। पीएनपी इस बात को स्वीकार कर रहा था। आपको दिसंबर में जब परीक्षा होगी, जब आपकी सेमेस्टर परीक्षा होगी, उसके साथ आप लोगों को परीक्षा में शामिल करा लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय आया नज़दीक परीक्षा का, तो अब पीएनपी और एससीईआरटी दोनों एक बातें करते हैं कि हम डबल बैच जाएंगे या फिर हम अभी नहीं कराएंगे। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पीएनपी या एससीईआरटी का सिर्फ एक ही मकसद है कि छात्रों की संख्या कम करना। आप लोग सभी जानते हैं कि जब आपको लास्ट टाइम पे 2022 में जब प्रतिवेदन के आधार पर मौका दिया गया था, उस समय संख्या लगभग 2000 थी जिस बच्चों को मौका दिया गया था, और प्रतिवेदन जमा करने वाले बच्चे लगभग 20 से 30 हज़ार थे। तब से लेकर आज तक जो है प्रतिवेदन वाले बच्चों की संख्या जिसका 3 बार बैक हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और लगभग आज के समय में अगर काउंट करें तो जिसका 3 बार बैक हो चुका है 17 बैच, 19 बैच, 18 बैच, और अब की बार जो रिजल्ट आएगा 21 बैच भी हो जाएगा। उसमें लगभग 50,000 से भी ज़्यादा ऐसे प्रशिक्षु है जिसका 3 बार बैक एक सब्जेक्ट में हो चुका है। ऐसे में पीएनपी ये सोच रहा है कि हम बच्चों को मौका ना दें तो ही हमारा आगे की ये प्रक्रिया जो है बंद हो जाएगी। ऐसे में पीएनपी एक बार 2 बार मौका दे चुका है, अपने आप खुद फंसा हुआ है। अगर वो मौका नहीं देता है तो जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उनके लिए वो क्या डिसीजन लेंगे, वो भी एक सोचने वाली बात है। तो ऐसे में आप सभी इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। पीएनपी परीक्षा नहीं कराने का एक ही सिर्फ मकसद है कि आप लोगों की संख्या बल कम किया जाए। आप लोग एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके जाऊँगा। आप लोग देखिए कि जैसे आप लोगों का प्रतिवेदन जमा हो रहा था, वहाँ पे 50,000 के लगभग प्रतिवेदन बच्चों ने जमा किया। अगर प्रतिवेदन के आधार पर पीएनपी को मौका देना पड़ता है तो लगभग 50,000 बच्चों की परीक्षा करानी पड़ेगी। उसके आगे चलेंगे तो आप जो याचिकर्ता लगभग कम से कम आपके मान के चलेंगे तो 2 से 3 हज़ार के बीच में मैक्सिमम है। तो 2 से 3 हज़ार के बच्चों को मौका देंगे अगर याचिकर्ता को मौका देते हैं, ठीक है। वो सिंगल बैच से जो आदेश है। अगर पीएनपी डबल बैच जाता है तो 2,000 या 3,000 जितने भी प्रशिक्षु सिंगल बैच में याची बने हैं, तो डबल बैच में लगभग हो जाएंगे 1,000 या 1,500, ठीक है। तो ऐसे में सिंगल बैच से डबल बैच में जाते जाते 3,000 से लेके रह गए कितने प्रशिक्षु, लगभग 1,500। बहुत से प्रशिक्षु ऐसे हो जाएंगे ना कि हम डीएलएड से उम्मीद छोड़ चुके हैं, पीएनपी बड़ी संस्था है, पीएनपी नहीं मानेगी हमारी, पीएनपी परीक्षा नहीं कराएंगी, ये सब चीज़ें बच्चों के माइंड में सेट हो जाएगी। तो ऐसे में परीक्षा की उम्मीद ही छोड़ देंगे, तो वो जितना खर्च हुआ उसको भी छोड़ देंगे। ऐसे में फिर पीएनपी डबल बैच से भी अगर हार जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते प्रशिक्षुओं की संख्या वही रह जाएगी जो अपनी डीएलएड को कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी भी हाल में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट तक पीएनपी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो यही पीएनपी और एससीईआरटी की चाल है कि हम इसको डबल बैच में चैलेंज करेंगे। डबल बैच में चैलेंज करने का मतलब है संख्या बल कम करना। प्रतिवेदन को ना देकर के याची लाभ देने का मतलब था संख्या को कम करना। और ऐसे में जैसे जितना लंबा केस लड़ेंगे उतने बच्चे कम हो जाएंगे। बच्चे कम हो गए तो उनको परीक्षा कम करानी पड़ेगी। परीक्षा होगी जो लंबा लड़ाई लड़ेगा, जो दूर तक लड़ाई लड़ेगा, उसी की परीक्षा होगी, ऐसा अब लगता है। बात रही धरने की और एससीईआरटी पे जाने की, तो समय अनुसार आप लोग कुछ भी करते रहिए। धरने पे जाने की और एससीईआरटी पे जाने की, तो इस चीज़ को हम आपको बता दें कि ये जो यूट्यूबर आपको कुछ भी बता दे रहे हैं कि हम 11 को जाएंगे, हम 7 को गए थे, गए होंगे, जाएंगे, ये चीज़ आपको अब से पहले करनी थी। जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आए थे, उससे पहले जब आप लोगों के पास समय था, तब आप लोग घर से कोई भी नहीं निकला। आज भी कोई नहीं निकलेगा और 11 को भी कोई नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक वहाँ पे संख्या बल अब से पहले दिखाना चाहिए था। जब ऐसा एग्ज़ाम नोटिस जारी हुआ तो इसी एग्ज़ाम नोटिस से पहले आप लोगों को वहाँ पे अपने लिए कुछ लिखित में ले लेना था कि प्रतिवेदन वालों का या फिर याचिकर्ताओं का हम परीक्षा कराएंगे। अगर परीक्षा नहीं कराएंगे, एक टाइम बाउंड हो जाता है। टाइम बाउंड अगर हो गया तो उस टाइम के अंदर अंदर संस्था को परीक्षा करानी होगी। सुप्रीम कोर्ट तक अगर संस्था चली जाएगी तो सिर्फ आप सभी वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। मेरा मकसद यही है कि सिर्फ पीएनपी और एससीईआरटी ये चाहते हैं कि हमें कम से कम प्रशिक्षुओं का जो है चांस देना पड़े, ताकि आगे भविष्य में ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए। मौका देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो छोड़ेंगे नहीं अपनी मार्कशीट, वो ऐसे जाने नहीं देंगे, वो फिर से कोर्ट जाएंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे।
ठीक है। बात रही आपका जो न्यू अभ्यर्थी है जिनको मौका चाहिए, वो कम हो जाएंगे। जो पास आउट हो चुके हैं उनको थोड़ा सा डिले हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 1 साल और लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उनको मार्कशीट देनी पड़ेगी, वो रद्द नहीं होगी। तो अगर रद्द नहीं होगी तो बाकी को अलाउ करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप सभी को मेरा यही बताने का मकसद है कि जो आप कोर्ट से न्याय पाए हो उसी को प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और उसी पे फोकस रखिए। वहाँ से जितनी जल्दी होगी सब प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तब जाके आप लोगों को जो है मौका मिलेगा। अगर पीएनपी को मौका अपने आप से देना होता तो वो अब तक का आपको दे दिए होते। वहाँ पे आप धरना दीजिए, आने जाने में अपना समय खर्च करिए, उससे कुछ नहीं होगा, संख्या बल नहीं जुड़ पाएगा, हम जानते हैं। मुश्किल से मुश्किल आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे 30 से 40 लोग मैक्सिमम अगर हुए तो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और उतनी संख्या बल में कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पे आप लोगों का जो ये टारगेट है 11 के बाद आपका 14 तक फॉर्म ही भरा जाएगा। उसके बीच में अगर आप कोर्ट से अपनी अपील करते और कोर्ट के द्वारा आपको आदेश होता तो हो सकता था कि आपको जो है उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें रिव्यू नहीं होता, ये आप लोग बोल रहे हैं कि रिव्यू कराएंगे, रिव्यू नहीं होता, ये अवमानना केस होता है। जैसे कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया कि आप लोग ये काम करिए किसी संस्था के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, अगर वो व्यक्ति उस काम को नहीं करता है तो उससे जवाब तलब किया जाता है। यही होती है अवमानना याचिका। हम लोग कई केस जो किए हुए थे उसमें जो अवमानना याचिका है हम लोग डाल रहे हैं। अगर आप लोग कोई भी अपना डीएलएड कंप्लीट करना चाहते हो और अवमानना याचिका में शामिल होना चाहता है तो आप हमसे संपर्क करके अवमानना याचिका में शामिल हो सकते हैं। अवमानना याचिका में सिर्फ वही प्रशिक्षु एलिजिबल होगी जो पहले से ही याची बने होंगे या किसी केस में शामिल होंगे, अन्यथा फ्रेश प्रशिक्षु जो प्रतिवेदन सिर्फ जमा की है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ये बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 74178892। इस नंबर पे आप अपना नाम, बैच और डिस्ट्रिक्ट लिखकर भेजेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जो आपको बताया जा रहा है वही एक आपको उम्मीद है कि आपकी परीक्षा हो सकती है। अगर आपको और कोई आइडिया आपके पास है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइए। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, उसके बारे में भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।